सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट में खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और आपको बताते चलें कि नाज़रीन, भारत में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से आज बात करेंगे। भारत ने कश्मीर में जो कुछ किया अब वो भारत के अंदर हो रहा है। हम देख रहे हैं कि भारत में मुजाहिरीन की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, मुजाहिरों में शिद्दत आती जा रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाबंदियों का सिलसिला जारी है, मोदी सरकार के खिलाफ कोई बात ना करे, इस हवाले से पाबंदियों का सिलसिला जारी है। लेकिन दूसरी जानिब मुजाहिरीन में शिद्दत भी आती जा रही है। भारतीय शहर जयपुर में मुजाहिरीन से निपटने के लिए फौज तैनात कर ली गई है और साथ साथ कांग्रेस ने हुकूमत के खिलाफ आज से धरने का ऐलान भी कर दिया है। अपने मुल्क में इतने कशीदा हालात के बावजूद हम ये देखते हैं कि भारत की जानिब से ओछे हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जा रही है और भारत की जानिब से अभी तक कश्मीर पर भी बदस्तूर कर्फ्यू का निफाज जारी है। इस सारी सूरत हाल बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार नजमुद्दीन शेख साहब, इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नजमुद्दीन शेख साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। क्या देखते हैं आप, भारत में बीजेपी ने मुतनाज़े कानून क्या पास कराया, हालात इतने ज्यादा कशीदा हो गए, एक जानिब मुसलमान अपने हक के लिए मुजाहिरे कर रहे हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आरएसएस के जो गुंडे हैं वो भी मुसलमानों को धमकाने में मसरूफ है। ऐसी सूरत हाल में भारत का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं आप? देखिए, इसमें आपको पहले तो ये इजाफा करना चाहिए कि बीजेपी की अब नज़र आ रहा है कि जो इलेक्शन में जीत हो रही थी उसमें भी कुछ तब्दीली आ रही है। आज की जो रिपोर्ट्स हैं उससे होता है कि झारखंड में वो इलेक्शन हारने वाले हैं। अच्छा। जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसे वहाँ खर्च किए थे और उनका ख्याल था कि झारखंड में वो जीतेंगे। महाराष्ट्र का तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनी है जिसमें बीजेपी का कोई हिस्सा नहीं है। हालांकि एक उनका जो इत्तेहादी है वो गवर्नमेंट बना रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट औरों के साथ मिला के बना रहा है और बीजेपी को महाराष्ट्र से की हुकूमत से निकाला गया है। तो ये कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं जिससे महसूस होता है कि अब हिंदुस्तान में लोग जो हैं उनको ये भी एहसास हो रहा है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे कि हम 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, वो होनी नहीं लगी। और जो इक्तिसादी सूरत हाल, बुरी इक्तिसादी सूरत हाल है हिंदुस्तान में, जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उसका अब वोटरों पे असर पड़ रहा है। जहाँ तक आपने जो बात की कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ आरएसएस के गुंडे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुजाहरे बढ़ रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त जो बीजेपी वाले कर रहे हैं और जिसके लिए उनके पास बहुत हिमायत है, जो कि मोदी की जो विक्ट्री थी उससे मालूम होता है, उसमें मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। ये मुजाहरे हो रहे हैं, मोदी इसकी वजह से उसको कहना पड़ रहा है कि साहब हम ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जिस किस्म की वो बयानात देते हैं उसमें ये भी शामिल है कि जो मजम्मत कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम की, उनकी अगर आप कपड़े देखें तो आपको मालूम होगा कि ये वही हैं जो कि मुसलमान कपड़े पहनते हैं। यानी उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जो भी मजम्मत है वो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। अभी जामिया मिल्ली में जो वाक़े हुए हैं वो इस नौइयत के वाक़े हैं जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स सारे हिंदुस्तान में उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। ये चीज़ें नज़र आती हैं कि साहब शायद मोदी साहब का जो तरीक़ाकार है उसको अब हिंदुस्तान रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक फॉल्स असम्पशन है। हिंदुस्तान में अभी भी मोदी की जो पुश है, एंटी सेक्युलर हिंदुत्व की पुश है, उसके लिए उसके पास बहुत हिमायत है और ये हिमायत रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का जो अल्टीमेट कैरेक्टर है
उसमें सेक्युलरिज्म का सचमुच कोई हिस्सा नहीं है। वो हिंदुत्व की तरफ चले हुए हैं और वो हिंदुत्व लगा के रहेंगे। ये उम्मीद रखना कि इस मजम्मत की वजह से ये रुक जाएगा, ये नहीं होगा। अच्छा, यानी आप ये समझते हैं कि इस मजम्मत की वजह से अगर ये समझा जाए कि ये सब कुछ रुक जाएगा तो ये नहीं रुकेगा। गजनफर अली साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। गजनफर अली साहब, भारत ने जो कुछ कश्मीर में किया, अब वैसे ही हालात भारत के अपने अंदर भी हैं। हम देख रहे हैं आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, पथराव किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, साथ साथ पुलिस के साथ फौज को भी तलब करना पड़ रहा है। तो इसे हम जैसी करनी वैसी भरनी कह सकते हैं? जी हाँ, एक तरीक़ाकार से तो आप ये कह सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि एक जो बिल पास किया गया है उसका एक रिएक्शन आ रहा है। लेकिन ये बिल जो है, जो आपने कश्मीर के अंदर तो जो कुछ हुआ वो आप देख रही हैं। आज 139वां दिन है गालिबन, उसमें जो रिप्रेशन वहाँ पे हो रहा है, जो वहाँ पे हो रहा है, जो औरतों की असमत दरी वहाँ पे हो रही है, जो बच्चों को वहाँ अगवा किया जा रहा है, वो तो अब पूरी दुनिया के ये हर एक उसके ऊपर बात कर रहा है, दुनिया का मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है। ये जो सिटीज़नशिप एक्ट है, इनको उन्होंने बड़े एक ग्रेजुअल तरीके से, असल में पैसे पहले उसमें NRC था, नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट नाफिज किया, जिसके तहत ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई कि कौन कौन से लोग हैं रजिस्टर्ड हैं, कितने लोग हैं अनरजिस्टर्ड हैं। और उससे पहले जो चीज़ हो गई थी उसमें ये कह दिया गया था, जब रूलिंग आई थी, कि वो लोग जो 1971 के बाद या इसके बाद आके भारत में आबाद हुए हैं, उनको अपनी जो वो यहाँ आने का, वो यहाँ या पुराना रहने का प्रूफ देना पड़ेगा। अब उस NRC के बाद दूसरी चीज़ जो स्टेज पे गई, वो ये जो आप देख रहे हैं, जो भारत में मुजाहरे हो रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट के ख़िलाफ़। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आप ये कहें कि या नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द ये कहे कि इसमें सिर्फ मुसलमानों का ही एलिमेंट है। इसमें आसाम में अगर आप देखिए तो आसाम के अंदर तो हिंदू आबादी ज़्यादा है, लेकिन आसाम के जो हिंदू हैं वो भी रिटालिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे जो माइग्रेट करके जो हिंदूज़ आए हैं या जो बाकी जो माइनॉरिटीज़ को रजिस्टर करेंगे हमारे आसाम में, तो वहाँ तो फिर हमारा जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा, जो जॉब्स पे असर पड़ेगा, बाकी चीज़ों, तो वो भी इस बिल के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ कोई डिस्क्रिमिनेशन में नहीं, बल्कि भारत के अंदर इस वक्त तमाम कास्ट की तरफ से, ये तमाम जो अकायद हैं उनकी तरफ से एक तहरीक इसलिए चली गई है कि वो कहते हैं ना कि जब नेशनलिज्म, वो का एक सेइंग है कि नेशनलिज्म व्हेन टेकन टू इट एक्सट्रीम इट बिकम्स फैशिज्म और नाजिज्म। तो भारत के अंदर इस वक्त हिंदुत्व के ऊपर और एक नेशनलिस्ट अप्रोच को इस्तेमाल करके वहाँ पे एक फैशिस्ट टेंडेंसीज जो हैं, एक फैशिस्ट गवर्नमेंट जो है, उससे जन्म लिया है। अब एक तो भारत के अंदर जो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, लेकिन अगर आपको 2-3-4 दिन पहले की बात याद हो तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर बाहर गया था, उन्होंने वहाँ पे वो एक कांग्रेस वुमन थी जयपाल पामेला, जिन्होंने एक रेजोल्यूशन अपना वो फॉरेन अफेयर्स कमेटी में जो है वो एक मूव किया था, जिसमें उन्होंने उसमें कुछ 29 मेंबर्स थे जिनके दस्तखत थे, और उन्होंने कहा कि जी अगर मैं उस वक्त बात करूंगा जब आप उनको इस बातचीत से निकालेंगे तो वहाँ पे लोग उनकी फेवर में, और जो उस मूवमेंट की जो अब हेयरिंग में जा रही है उसके ऊपर वहाँ पे बहुत सारी कांग्रेस के लोग खड़े हुए, वहाँ पे इंडियन अब अमेरिकन जो मेंबर्स हैं वो खड़े हुए, उन्होंने कहा जी ये हो नहीं सकता। यानी भारत की जो डिक्टेशन वो कराने की कोशिश करा, उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे ये कहा गया कि इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है लोगों की आज़ादी सल्ब करने में, जिसमें शख्सी आज़ादी भी है, कल्चरल आज़ादी भी है, सोशल आज़ादी भी है और मजहबी आज़ादी भी है। और हम इंडिया की इस अप्रोच को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हम इसको कंडेम करते हैं। और उसी के साथ साथ आज ही की अगर आप कल की अगर आप एक रेजोल्यूशन देंगे तो ये चीज़ आई है कि आसाम के अंदर इंडिया ने वो जो है ना डिटेंशन सेंटर कायम किए हुए हैं, जहाँ पे लोगों को ले जाके उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। और जो कुछ इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स के साथ हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में जो हुआ, उसकी भी खबरें सामने हैं। तो ये जो मूवमेंट इस वक्त चली थी, ये एक इंडिया के अंदर एक तहरीक की सूरत में तब्दील हो गई है। और वो लोग जो हैं वो उस बेसिक असूल जो है, जिसको आप पुराने वक्तों के हिसाब से कह दें सेकुलरिज्म, और इंडिया के अंदर जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे दहशतगर्द आए हैं तो वो कह चुके हैं कि हम इसको एक हिंदू राष्ट्र में
कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ये वही है जो आरएसएस का ओरिजिनल जो 1928 की जो फॉर्मेशन है और जो उनका बेसिक फिलॉसफी है कि इंडिया के अंदर सिर्फ वो लोग रहेंगे जो हिंदू हैं और जो हिंदू नहीं है या तो वो चले जाएं या उनको कन्वर्ट, ये उसी की कंटिन्यूएशन में ये चीज़ होती आ रही है। लेकिन अब इसके अंदर जो इंडिया के अंदर ये नज़र आ रहा है कि बहुत सारे अवामिल को बहुत से, क्योंकि इंडिया के इलेक्शन के अंदर, नरेंद्र मोदी के इलेक्शन के अंदर बहुत सारा कॉरपोरेट का पैसा लगा था जिसके ज़रिए वो पहले ही कह चुके थे कि उन्होंने अपने उसमें मंशूर में भी तब्दीली कर दी थी कि अगर हम ताकत में आ गए। पहले उन्होंने कहा था कि कश्मीर का मसला हल करेंगे विद द एडवाइस ऑफ द स्टेक होल्डर। फिर उन्होंने जब दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा जी हम कश्मीर का मसला जो 370 को एनल करके रहेंगे। तो अब ये तमाम चीज़ें जो मैनिपुलेट करके इस टोले को ऊपर लेके आया गया था उसके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं और उसके खिलाफ वो लोग खड़े हुए हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज इंडियन सिटीजन काउंट नहीं किए जाते। सिखों को सिख्स आर नॉट काउंटेड एज सिख्स, जैन्स आर नॉट काउंटेड एज सिख्स। एक एडवासी एक मुसलमानों की लिंगौरी एक कास्ट है जो 11.5 करोड़ लोग वहाँ पे हैं, उनको वो मुसलमान भी नहीं काउंट करते, उनको वो हिंदू काउंट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो फॉल्ट लाइंस इंडिया के अंदर है वो जिस तरह सामने आ रही हैं तो ये आगे और बढ़ेगी और अल्लाह करे और बढ़े, जिसके अंदर से मूजी को अपने ही मुंह पे चपेट लगे अपने ही लोगों की तरफ से, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी और दुनिया ज्यादा रिकॉग्नाइज करेगी, दुनिया ज्यादा रिकॉग्नाइज करेगी। नजमुद्दीन शेख साहब, जिस तरह से मोदी सरकार का जुल्म और सितम बढ़ता जा रहा है और जो हालात आप देख रहे हैं, अक़वाम आलम क्यों खामोश है और सिफारती सतह पर आपके ख्याल में क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि आलमी दुनिया या दुनिया में क्या हो रहा है तो आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि 2+2 की मिनिस्ट्रियल टॉक्स जो हुई अभी वाशिंगटन में, जब डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स गए थे हिंदुस्तान के अमेरिका, तो वहाँ पे उन्होंने उस बातचीत में कश्मीर का जिक्र नहीं होने दिया। जब उस पर स्पोक्स पर्सन से पूछा गया, अमेरिकन स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि साहब कश्मीर में जो सितम हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसका आपने उनसे जिक्र किया था क्या? उनको आपने बताया कि आप इसकी मजम्मत करते हैं? तो हर दफ़े कोई इस नौइयत का जो सवाल था उसको उन्होंने एक तरफ रख दिया और कहा कि आप बड़े पिक्चर को देखें। और बड़ा पिक्चर ये है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटिजिक अलायंस है, और वो स्ट्रेटिजिक अलायंस उन्होंने ये भी कह दिया कि ये स्ट्रेटिजिक अलायंस है क्योंकि हम दोनों को चीन की फ़िक्र है। तो अब जो आलमी दुनिया है उसमें इस हिंदुस्तान के साथ जो रिश्ता है उसकी दो पहलू हैं। एक जो मगरबी दुनिया अभी कुछ अमेरिका के साथ है, कुछ अमेरिका से ज़रा सा इख्तलाफ है इस मौजू पे, लेकिन उनको ये है कि साहब चीन का ख़तरा जो है वो हम सब के लिए ख़तरा है। चीन की जो तरक्की है, चीन की जो पेशरफ्त है, और इसकी वजह से अगर हमें कुछ चीज़ों पे खामोशी अख्तियार करनी पड़ेगी तो हम करेंगे कि चीन के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद है वो पक्का रहे। अब ये हमें वाज़े है कि हमारे लिए ये बुरी चीज़ है और दुनिया के लिए ये बुरी चीज़ है, क्योंकि फिर जो आपकी अखलाकी वैल्यूज़ वगैरह हैं उसको आप अपहोल्ड नहीं कर रहे। लेकिन ये हकीकत है और हमें हकीकत पे चलना पड़ेगा कि इस वक्त मुझे नज़र नहीं आता। ब्रिगेडियर गजनफर साहब से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि साहब आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन ये मामला जो है ये वही चीज़ है जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने में कुछ रुकावट पैदा करेगी, लेकिन ऐसी नहीं जिससे वो सचमुच रुक जाए। ये आप देखें कि अभी भी फ्रांस जब बात करता है तो वो अपने जेट फाइटर्स की सेल की बात करता है, जब रूस बात करता है तो वो भी इसी की बात करता है कि हमारे दफाई ताउन बढ़ रहा है, हमारा इक़्तिसादी ताउन बढ़ रहा है। तो एक सूरत हाल है जिसे हमें पहचानना पड़ेगा कि इस वक्त मगरबी दुनिया और ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ अपना रिश्ता बढ़ाएं, और अगर इसके लिए कुछ चीज़ों पे आंखें बंद करनी है तो वो आंखें बंद करने को तैयार हैं। चीन खुद अभी चैंगी साहब गए थे, फॉरेन मिनिस्टर साहब जब गए हिंदुस्तान, वहाँ पे जो बातचीत की तो उन्होंने कहा हमारी भी कोशिश है कि हमारा ताल्लुक़ हिंदुस्तान के साथ बढ़े, और जो हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि हमारे जो
सरहद पे इख्तलाफात हैं, उस फ्रेमवर्क हमने बनाया है जो अब हमने हिंदुस्तान को दिया है कि इसके तहत हम अपने ये मसले जो हैं उनको हल करेंगे। तो मैं ये गमज़दा हूँ क्योंकि अभी महबूबा मुफ्ती ने जो बात की वो बिल्कुल सही है कि आप कश्मीर को इंडियनाइज करना चाह रहे थे, आपने उसके बजाय ये किया है कि आपने हिंदुस्तान सारे को कश्मीराइज कर दिया है, क्योंकि सब जगह आपके ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही है। लेकिन ये मुहिम की कामयाबी के मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आते और हमें इस हकीकत को पूरी तरह से अभी फिर जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हकीकत है जो मिटेगी नहीं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। भारतीय इक़दाम पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर से इजहार मज़म्मत की जा रही है। OIC की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, लेकिन क्या आप समझते हैं सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना काफ़ी होगा? अमली तौर पर कोई इक़दाम क्यों नहीं किए जाते? कि जो हक़ाइक़ की जो हकीकत की जो सिचुएशन है इंटरनेशनल बरादरी के हिसाब से, वो तो नजमुद्दीन शेख साहब ने पेश कर दी और बिल्कुल वो ठीक फरमा रहे हैं कि अगर इस दुनिया के प्रेशर के ऊपर और जिसमें अपना अमेरिका का या यूरोपियन यूनियन का जो प्रेशर शामिल है, उस पर आप ये समझती हैं कि वो इतना प्रेशर इंडिया पर डालेंगे कि वो इन चीज़ों को रिवर्स करे, तो मैं तो बड़ी दफ़ा इस चीज़ का हमने जिक्र किया कि ऐसा पॉसिबल नज़र आता नहीं है, क्योंकि एक तो दुनिया की एक स्ट्रेटिजिक पिक्चर है और एक ग्रैंड डिज़ाइन है, और उस तमाम डिज़ाइन के अंदर सिर्फ अमेरिकन नहीं है, उस ग्रैंड डिज़ाइन के अंदर बहुत सारा ज़ियोनिस्ट नेक्सस जो है, और अब जो रिसेंटली जो ज़ियोनिस्ट हिंदुत्व का नेक्सस बन गया वो शामिल है। आप उसको तो मतलब इंटरनेशनल दुनिया या मुल्कों को तो छोड़ दीजिए, UNO जिसको बनाया ही इस मकसद के लिए गया था, या UNO की जो कमेटीज़ हैं जिसमें और ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाता है, या आप उससे भी आगे चलते हैं तो दुनिया में एक बहुत बड़ी मेडिकल के लिए एक बहुत बड़ी वो चीज़ बनाई गई थी ICRC, जिसके बहुत सारे ऐसे मैंडेट हैं कि उनको किसी से रेजोल्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन में ख़ुद भी लैंड कर सकते हैं या UNO से इजाज़त ले सकते हैं। क्यों? तो क्या अभी तक जब 139 दिन के कर्फ्यू में आपको ये नज़र आया? इसकी बुनियादी वजह वही है जो इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी कही थी कि दुनिया इंसानियत पे इकॉनमी को तरजीह दे रही है, तो ट्रेड रिलेशंस को तरजीह दे रही है, और उनकी क्या बात करेंगी आप? मतलब वो तो वेस्टर्न ममालिक हैं, और आपको पता है कि जब इजराइल या ये ज़ियोनिस्ट और ये इस किस्म की चीज़ें आती है तो वहाँ तो मुसलमान हमेशा वो जो है वो उनको कॉर्नर किया जाता है। रोहिंगा में क्या हुआ? लेकिन अब भी ये एक अच्छी बात है कि रोहिंगा के अंदर जो नई रिपोर्ट्स आई हैं और जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज जेनोसाइड किया गया है, तो उसमें शायद कोई आगे चीज़ें चलें। लेकिन इसमें आप इस्लाम की जो हमारे इस्लामिक ममालिक हैं, जो OIC का आपने जिक्र किया, जिनके OIC के मेजर ममालिक के भी तो ताल्लुकात हैं ना इंडिया के साथ, बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस हैं या ज़ाती रिलेशंस हैं या कल्चरल रिलेशंस बहुत सारे हैं, तो उनका रोल आपको देख लीजिए क्या रहा। क्या वो सिर्फ करारदाद पास करने के अलावा कुछ कर सके? कश्मीर में इंसानियत की तजलील हो चुकी है, अब तक इससे बड़ी इंसानियत की तजलील हुई नहीं थी। अब आपने देखा जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है, चले जर्मन ने जो कुछ किया था, नाजीज ने जो कुछ किया था, वो तो उन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्ट ने कहते हैं कि सिर्फ ज्यूज़ के ख़िलाफ़ किया। अभी इंडिया में आज जो कुछ हो रहा है वो तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी हो रहा है, वो जैन्स के ख़िलाफ़ भी हो रहा है, वो क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ भी हो रहा है, वो उनकी अपनी जो एक ज़ात है, अछूत ज़ात जो है उनके ख़िलाफ़ भी हो रहा है। जो इंडिया में दलित जिनको आप कहते हैं, दलित को वो कुत्तों से तशबीह देते रहे। तो इस हालात के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर अभी अगर ना तो इस्लामी दुनिया का कोई रिएक्शन, वो चुप होके खामोश होके अपना लेक्सोटनर लेके नींद की गोली लेके सारे लोग सोए हुए हैं। और अगर कोई ममालिक जिसमें मलेशिया, टर्की या ईरान ने एक ऐसी समिट की जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम मुसलमानों के, उन्होंने कहा रिलीजन नहीं, हम मुसलमानों के इश्यूज डिस्कस करेंगे, तो उसके ऊपर आप देख लीजिए कि क्या रिएक्शन आया। तो ये जो डिवीजन है
यही तो सबसे बड़ा नुकसान है विद इन मुस्लिम। बाकी तो छोड़ दें, मुसलमानों के अपने दरमियान मुसलमान ममालिक का जो एक बहुत ही निहायत अफसोसनाक, एक बहुत ही मातम कुनंदा अप्रोच जो है इन ममालिक की, जो इंडिया को प्रेशराइज कर सकते हैं कुछ करने के, वही खामोश है। वही खामोश है। बिल्कुल नजमुद्दीन शेख साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, ये बताइएगा सर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यही कहा कि भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, भारत उससे तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर अनयूजुअल मूवमेंट्स कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि अगर ये भारत साजिश कर भी रहा है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की जानिब से क्या इक़दाम करने चाहिए कि भारत की ये साजिश नाकाम हो जाए? देखिए, इस वक्त मेरा अपना अंदाज़ा है कि भारत को बालाकोट के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान के पास ये काबिलियत है कि अगर हिंदुस्तान कुछ करेगा तो उसको उसी नौइयत का जवाब मिलेगा। मुझे यकीन है कि वो इस वक्त उस किस्म की हरकत नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन ये इस वक्त मेरी एनालिसिस के तहत ये है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि उनके यहाँ कमांडर इन चीफ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है और जो पिछला था, दोनों ने इस नौइयत की बयानात दिए थे जिससे इन खदशात को जन्म दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वहाँ पे कोई इस किस्म की चीज़ होनी है। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को एक हद तक ऑफ बैलेंस रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनका मेरी नज़र में उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहले कश्मीर को ख़त्म करें, फिर हिंदुस्तानी मुसलमान को ख़त्म करें का मसला ख़त्म करें, और जो कि नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सिटीज़नशिप एक्ट है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें मुसलमान की हैसियत को हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे का सिटीज़न बनाने के बजाय ये तीसरे दर्जे का बनाने की ख्वाहिश जो है वो उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। मेरा शक है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये शक सही न हो, कि हिंदुस्तान की हिंदू राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र अखंड भारत वाले राष्ट्र है। तो इसकी वजह से मुझे LOC का डर नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर डर है कि हमें अपने आप को अभी इक़्तिसादी तौर पे और सियासी तौर पे यकजहती होनी पड़ेगी, और इसमें वक्त लगेगा। आपके यहाँ हर चीज़ जो हो रही है उसमें मिसमैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, और जब तक कि आपने अपनी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर शाहियों की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की। पाकिस्तान ने 13 साल के बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज जीत ली है। पाकिस्तान ने 13 साल के बाद शानदार परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 263 रन से शिकस्त दी। श्रीलंका को कराची टेस्ट में शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम कर ली। तकरीबन कोई 10 साल के बाद पाकिस्तान में इस तरह से क्रिकेट की बहाली देखने में आई है, और पाकिस्तान ने उसके बाद जिस तरह से परफॉर्मेंस दी उससे यकीनन शायकीन ने क्रिकेट के दिल जीत लिए हैं। नसीम शाह एक इनिंग में 5 विकेटें लेने वाले सबसे कम उम्र बॉलर बन गए। साथ साथ मोहम्मद अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस सुहेल के हिस्से में भी एक विकेट आई। पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट में आबिद अली सीरीज और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। और एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं सारी सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए। एजाज, कितनी को तकरीबन 10 साल के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हुई, और 13 साल के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस दी गई है। यकीनन ये बहुत खुशाइंद होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान मैचेस भी जीतता रहता है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस भी बेहतर रहती हैं। जो सबसे जो खुशी की बात वो ये है कि जो नया टैलेंट सामने आया है
शाहीन शाह अफरीदी ने इस मैच के अंदर 5 विकेटें हासिल की और आज फिर नसीम शाह ने जिस अंदाज में 16 गेंदों पर पाकिस्तान ने आखिरी 3 विकेटें श्रीलंका की हासिल करके मैच में कामयाबी हासिल की। ज़्यादा खुशी यह है कि पाकिस्तान जो नया टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा था और वो टैलेंट क्लिक नहीं कर रहा था, सो नसीम शाह बहुत एक ऐसा इजाफा पाकिस्तानी टीम के अंदर आया है जो कि यकीनन हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान को हमेशा फास्ट बॉलर की सरजमीन कहा जाता है और फिर यहाँ से एक और फास्ट बॉलर सामने आया और शाहीन शाह अफरीदी को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने भी इस मैच के अंदर 5 विकेटें हासिल की और फिर आबिद अली ने पिंडी में भी सेंचुरी स्कोर की और यहाँ पर भी आके सेंचुरी स्कोर की है। उनको भी दूसरा टेस्ट मैच था पाकिस्तान की तरफ से खेले। बाकी जो आप बात करी थी कि 13 साल बाद पाकिस्तान के अंदर कराची में टेस्ट क्रिकेट हुई, 2009 में आखिरी मरतबा कराची में टेस्ट मैच हुआ था जिसमें यूनुस खान ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी। फिर लाहौर में 3 मार्च को श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने जो यहाँ पर कामयाबी हासिल की है, ये सिर्फ एक टेस्ट मैच की कामयाबी नहीं है। ये टेस्ट मैच बहुत कम क्रिकेट फैंस को मालूम होगा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और पाकिस्तान कराची का टेस्ट मैच जीतने के बाद जो पॉइंट्स टेबल है वहाँ पर तीसरे नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान से पहले भारत है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है और थर्ड पे पाकिस्तान आ चुका है। और अगर पाकिस्तान इसी तरीके से अपनी टेस्ट क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा तो पाकिस्तान लॉर्ड्स में जाकर 2021 में जाकर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकता है। एक और चीज भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, कराची के अंदर क्राउड ने बहुत जबरदस्त अंदाज में रिस्पॉन्स किया। श्रीलंकन क्रिकेटर्स आज जब मैच खत्म हुआ तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे वो श्रीलंकन ड्रेसिंग रूम में गए और ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने एक एक प्लेयर्स का शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट वापस लौटी है। सो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी टीम जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर ही अटैक हुआ और फिर वो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आ गए। हालांकि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने 2 हफ्ते बाद सीरीज खेलनी है लेकिन बांग्लादेश अभी तक इनकार कर रहा है। लेकिन इस टेस्ट सीरीज की कामयाबी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट का जो केस है वो बहुत मजबूत हुआ है कि यहाँ टीमें आ सकती हैं और हर शहर में 5 दिन टेस्ट मैच हो सकता है। जबरदस्त। अच्छा एजाज, आपने फास्ट बॉलर नसीम शाह का जिक्र किया, उन्होंने यकीनन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक इनिंग में 5 विकेटें उन्होंने ली। लेकिन हम ये देखते हैं माजी में भी जिस तरह से देखा गया, उमर अकमल जब आए बड़ी शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद यासिर हमीद की मिसाल भी हमारे सामने है। जब ये लोग नए आते हैं तो एकदम छा जाते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर आप हमेशा ना सेंचुरी स्कोर करते हो ना आप 5 विकेट लेते हो। परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। विराट कोहली पे भी बैड पैच आ जाता है, केन विलियमसन पे भी बुरा वक्त आ जाता है। स्टीवन स्मिथ पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सका, हालांकि वो एशिया सीरीज में स्कोर करता चला था। जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है कि आपने डिसिप्लिन रहना है और आपने अपनी गेम पर तवज्जो देनी है। सो जो मौजूदा लॉट है पाकिस्तान टीम की, जो मौजूदा बेंच स्ट्रेंथ है, उसमें आप देख लें कि बाबर जब से टीम में आया वो तसलसल के साथ स्कोर कर रहा है। अब्बास जब से पाकिस्तानी टीम में आया वो तसलसल से विकेटें हासिल कर रहा है। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस में तसलसल है। तसलसल अगर नहीं दिखा तो अगर जिक्र करें तो कप्तान ने भी सेंचुरी स्कोर की, हालांकि 2 साल से स्कोर नहीं कर रहे थे। शान मसूद का अच्छा कैम बैक हुआ है। हारिस सुहेल एक ऐसा प्लेयर टीम के अंदर अब एक वाहिद बंदा रह गया है जिसके ऊपर मीडिया का भी प्रेशर है और शायद उसकी परफॉर्मेंस ना होने का भी वो प्रेशर ले रहा है। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम ट्रैक पर आ चुकी है। देखें, ऑस्ट्रेलिया खिलाफ जो पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेले, पाकिस्तान एक, ठीक है, हमें यहाँ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।